नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में हमला हुआ, उन हमलावरों को बचाने के लिए अब पूरा इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी और उनके पालतू दलाल सामने आने लगे हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि 13 तारीख को जब हमला हुआ था पार्लियामेंट में, उस समय संसद चल रही थी। संसद की चलती हुई कार्यवाही के बीच में दर्शक दीर्घा से 2 आरोपी मनोरंजन डे और सागर शर्मा, इन दोनों लोगों ने कूदकर और मेन हॉल में जाकर, जहां सांसद बैठे हुए थे, वहां पे विस्फोटक पदार्थ जो कि स्मोक क्रैकर था, उसको जलाया, जिससे पूरे सांसद में अफरा तफरी मच गई। वह एक बहुत बड़ा घटना था, बहुत बड़ा हमला था। अगर उस स्मोक क्रैकर में अगर कोई जहरीली रासायनिक पदार्थ होता तो बहुत बड़ा घटना घट सकता था। एक तरह से वो पूरा आतंकवादी हमला था, उसको आतंकवादी हमला ही माना गया। सरकार ने इन सभी के ऊपर आतंकवादी गतिविधि अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने वाला जो कानून है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया है। और जिस समय यह हमला हुआ था, उस समय जब सांसद बाहर आने लगे थे, तो यही कांग्रेसी, यही अधीर रंजन चौधरी, इन्हीं के पार्टी के और सारे नेता कैसे कैसे बयान दे रहे थे, किस तरीके से सभी लोगों ने भारत सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का इस्तीफा तक मांग रहा। इन सभी लोगों ने कल पूरे दिन सांसद नहीं चलने दिया, संसद की कार्यवाही ठप हो गई। इन लोगों के उदंडता को देखते हुए कल 14 सांसदों को लोकसभा से और 1 सांसद को राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया पूरे सेशन के लिए। एक तरह से इन लोगों ने उस हमले पे बहुत गहरी चिंता व्यक्त किया था, जो कि होना चाहिए था। यह हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह हमला एक आतंकवादी हमला ही था। इसको सरकार भी आतंकवादी हमला मान रही है। लेकिन जैसे ही अब भारत सरकार, अमित शाह इन हमलावरों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने लगा है, वैसे ही अब इनके हमदर्द भी बाहर आने लगे हैं। जिस तरीके से पूरा हमला हुआ संसद में, और संसद के अंदर से जो कुछ दृश्य सामने आया, कुछ फोटो सामने आया, उससे उसी समय यह संभावना जताए जाने लगा, इस बात की शंका होने लगा कि यह पूरा जो हमला था वह प्रायोजित था, और इस हमले के पीछे किसी एक बड़े चेहरे का कोई बड़ा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह नाटक उस समय किया गया, जिस समय ना तो संसद भवन में कोई बड़ा मुद्दा था, ना ही किसी बड़े मुद्दे पे चर्चा होना था, ना ही कोई काम होना था। पूरा भारत सरकार, सारे मिनिस्टर संसद से बाहर थे। उस दिन कोई बड़ा बिजनेस नहीं था संसद भवन में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के सारे नेता उसमें उपस्थित थे। यहां तक कि वह राहुल गांधी भी उपस्थित थे, जो आज तक के अपने 19-20 सालों के राजनीतिक इतिहास में, संसदीय काल के दौरान में कभी भी 0 आवर में उपस्थित नहीं रहे। बड़े बड़े मुद्दों पे राहुल गांधी उपस्थित नहीं रहते हैं सांसद में। इनकी 30 से 35% की उपस्थिति है पूरे देश में। अगर सबसे कम किसी सांसद का संसद भवन में उपस्थिति है, तो उसमें 2 माँ बेटे आते हैं, एक सोनिया गांधी और एक राहुल गांधी। लेकिन उस दिन ये लोग संसद में थे, और जिस तरीके का दृश्य आया, उसने यह साबित किया कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। यह पूरी तरह से प्रायोजित हमला था। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं पहले से ही कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को था। जी हाँ, क्योंकि अब जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता और विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आ रहा है इन हमलावरों के प्रति, और सिर्फ अधीर रंजन चौधरी का ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही सबसे बड़ा पालतू रणनीतिकार, जिसके लिए कहा जाता है कि पूरे भारत जोड़ो यात्रा का रणनीति उसी व्यक्ति ने तैयार किया था, उस योगेंद्र यादव ने, जो कभी
सोनिया गांधी के द्वारा बनाया गया स्पेशल जो सुपर प्राइम मिनिस्टर का जो किचन कैबिनेट था उसका सदस्य था। जो सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान जो सलाहकार परिषद बनाया था उसका सदस्य था योगेंद्र यादव। उस योगेंद्र यादव ने भी बयान दिया है, अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दिया है, और उस तथाकथित शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बेटे के पार्टी का जो बरबोला सांसद है, प्रवक्ता है, जो भी कह लीजिए उसको, उसने भी बयान दिया है। और समाजवादी पार्टी के नेता ने भी बयान दिया। पूरा इंडी अलायंस जो है अब यह पूरी तरह से इस रणनीति पे काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस हमले का जो दोषी है उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई न हो। इनको गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबका इस्तीफा चाहिए, लेकिन उन दोषियों के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई न हो, इसकी भी इनको फिक्र है। इनको अपने जान का भी फिक्र है। बड़े डरे हुए थे ये लोग कल कि पता नहीं क्या हो जाता, कुछ भी हो सकता था। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कैसे हुआ? बिल्कुल हुआ, सुरक्षा चूक गंभीर हुई है। इस पर सरकार कार्रवाई किया है। 8 कर्मचारियों को लोकसभा ने सस्पेंड किया है और भी आगे कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। जो दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस सांसदों को इन लोगों ने टारगेट करके रखा है उनकी राजनीतिक बलि लेने के लिए, मैसूर से जो सांसद है बीजेपी का प्रताप सिंह, अगर वो दोषी होंगे या उनका कोई अधिकारी दोषी होगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत गंभीर है। इस हमला ने उभरते हुए भारत की छवि पे, उसके साख पे प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस साख पर प्रहार किया है जिसको ना तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त करेगा और ना ही इस देश का गृह मंत्री। और उसी का देन है, गृह मंत्रालय का उसी डिटरमिनेशन का डर है इन लोगों को। जिस तरीके से गृह मंत्रालय अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से इनको 7 दिनों का रिमांड मिला है और कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पे रिमांड और बढ़ाएंगे, ये 7 दिन ही इन लोगों के लिए काफी है। क्योंकि इनमें से जितने भी लोग हैं, चाहे वो मनोरंजन डे हो, सागर शर्मा हो, अनमोल सिंधे हो, या वो जो आंदोलनजीवी गैंग का जो एक्टिव स्टार प्रचारक है और कांग्रेस पार्टी का भी स्टार प्रचारक है, सीधे सीधे उस जिहादन, उस वामपंथी महिला, उस शहरी नक्सलवादी माइंड के वो जो महिला है जो हर एक आंदोलन से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, खालिस्तान आंदोलन हो, सीएए हो, एनआरसी हो, या तथाकथित पहलवानों का आंदोलन हो, सभी आंदोलनों में ये जो नीलम आजाद है यह जुड़ी हुई है। यह पूरी तरह से वामपंथी महिला है और 42 साल इनकी उम्र है। इनको छोड़कर जितने भी आरोपी हैं वो सब नवयुवा है और सब अलग अलग शहरों का है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी युवाओं को बरगलाने में, इनको मोटिवेट करने का जो काम किया है, इनका जो ब्रेन वॉश किया गया है, वो इसी तरीके का जिहादन महिलाओं के द्वारा, वामपंथी महिलाओं के द्वारा। और जब ही जाकर इन सभी युवाओं ने, जो पहले से जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो सब इतने बड़े आतंकी हमलावर बन गए। और अब उसके लिए कांग्रेस पार्टी का यह लोकसभा में नेता कह रहा है कि यह बेरोजगारी का वजह है, ये सब बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी का गुस्सा है कि इन लोगों ने संसद भवन में हमला कर दिया। तो वही संजय सिंह कह रहा है कि ये कोई आतंकवादी ये लोग नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के नीतियों का विरोध कर रहा था, ये बेरोजगारी का विरोध कर रहा था। ये सब बेरोजगार युवा है, इन लोगों के पास नौकरी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी ना मिलने की वजह से नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं दे रहा है, इसलिए लोग विरोध करते करते संसद भवन में प्रवेश कर गया। ये लोग आतंकवादी नहीं है। तो वही योगेंद्र यादव भी कह रहा है। लेकिन ये सबसे बड़े सवाल नहीं है। सवाल वो है जो युवा के मन में है। तमाम डिग्री होने के बाद, तमाम टेस्ट पास करने के बाद भी एक शिक्षित लड़की को रोजगार क्यों नहीं मिलता? सवाल ये है कि भगत सिंह को आदर्श मानने वाले वो लोग जो महिला पहलवानों का दर्द समझते हैं, मणिपुर का दर्द समझते हैं, जो लोकतंत्र के सवाल उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी के सवाल उठाना चाहते हैं, उन्हें ये रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है,
ये सब भटका हुआ युवा है, ये सब सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था। इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वही समाजवादी पार्टी का नेता तो इनको भगत सिंह बता दिया। ये कह रहा है कि भगत सिंह ने भी इसी तरीके से विरोध में संसद पे हमला किया था और आज इन लोगों ने हमला किया है। यानी कि पूरा इंडी अलायंस अब यह प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से इन हमलावरों के ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो। तो समझ में आता है कि किस तरीके से यह पूरा जो हमला था यह प्रायोजित था। ऐसे ही कोई व्यक्ति इतना बड़ा हमला होने के बावजूद दोनों हाथ जेब में डालकर टेबल पे खड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। या तो वह अचेत अवस्था में खड़ा है या फिर उसको पहले से पता था इस तरीके का हमला होने वाला है, इस तरीके की घटना घटेगी और उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा या किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, यह सिर्फ ड्रामा है। नहीं तो अगर अचानक से किसी आम इंसान के आसपास भी किसी तरीके का कोई शोर शराबा हो जाए, हंगामा हो जाए, कोई तेज आवाज अगर कोई आके पीछे से चिल्ला दे तो भी उसका रिएक्शन बदल जाता है। लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं था। और अब जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे बेपर्दा हो रहे हैं, 2 दिन हुआ है अभी हमले हुए और 2 दिनों में ही ये लोग हमलावरों को बचाने के लिए बिलबिलाने लगा, इनका दर्द छलकने लगा। क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने जो ड्रामा करना था अब यह ड्रामा इन लोगों के लिए भारी पड़ेगा। 7 दिनों में पुलिस का जो लठ पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, ये लोग 7 दिन भी नहीं टिकेंगे और उससे पहले ही बता देंगे कि ये सब किनके पाले हुए पोपेट थे, किन लोगों ने इनको फंडिंग किया, किन लोगों ने इनको इस तरीके का तैयारी करने के लिए खर्चे दिए, पैसे दिए। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि 4 अलग अलग प्रदेशों के युवाओं को एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर उससे इतना बड़ा कांड करवाया जाए जिससे पूरे देश की छवि पे बट्टा लगे। यह शिकायत, यह बदनामी जो वैश्विक स्तर पे हुआ है, किसी नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ होगा, वह शिकायत भारत का हुआ है कि भारतीय पार्लियामेंट पे जो अभी अभी बना है, इतना सुरक्षा से चाक चौबंद है उसमें, उस पार्लियामेंट में भी 2 अनजान युवक जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसने हमला कर दिया, सांसदों के ऊपर हमला कर दिया, घूस के हमला कर दिया। यह छवि भारत का खराब हुआ है। लेकिन इन हमलावरों के लिए जिस तरीके का इनका कलेजा पसीज रहा है, जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं, यह स्पष्ट हो रहा है कि इस पूरे हमले के पीछे ये आंदोलन जीवियों का ही गैंग था, यह आंदोलन जीवियों का ही प्रयोग था। जिस तरीके से इन आंदोलन जीवियों ने, खालिस्तानी आतंकवादियों ने 2020 में लाल किले पे हमला किया था, उसी तरीके से इन लोगों ने संसद भवन के ऊपर यह हमला किया। इन दोनों हमलों को जोड़ के देखा जाना चाहिए और फिर समझ में आएगा कि इन हमलों का स्क्रिप्ट राइटर कौन है। वही लोग तो नहीं है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रिप्ट लिखा था और राहुल गांधी से पहले कन्याकुमारी में जाकर यह कह रहा था कि अब उत्तर के लोगों के लिए दक्षिण का लोग निर्णय करेगा। बहुत उत्तर के लोगों ने कर लिया, अब बारी दक्षिण का लोगों का है। ये जो उत्तर और दक्षिण का जो खेल रहा था, कहीं उन वामपंथी गिरोहों का करतूत तो नहीं है ये, कहीं इन आंदोलन जीवियों के पीछे कहीं वो लोग तो नहीं खड़ा है क्या? ये सारा खेल उन लोगों का तो नहीं है क्या? बेरोजगारी के नाम पे, बेरोजगारी तो बहुत सारी हर जगह ही है क्या? बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी कहीं पे है? तो इसका मतलब बिहार के कोई युवा का बम लेकर विधान परिषद में, विधानसभा में हमला कर देगा? ये कहां से कोई तर्क है कि बेरोजगार लोग है, बेरोजगारी का गुस्सा है? अगर अधीर रंजन चौधरी कह रहा है कि ये बेरोजगार लोग है, बेरोजगारी के गुस्से की वजह से इन लोगों ने हमला कर दिया, तो क्या जो हमला इंदिरा गांधी जी के ऊपर हुआ था या राजीव गांधी जी के ऊपर हुआ था, क्या उसको भी बेरोजगारी के नाम पे किसी उस समय के विपक्षी पार्टियों ने बयान दिया था कि ये हताश निराश बेरोजगार लोगों ने ऐसा कांड कर दिया है? नहीं, यह एक घृणित मानसिकता है। यह सीधे सीधे एक आतंकवादी हमला है जिसको सभी को मानना चाहिए और एक स्वर में कहना चाहिए कि इन हमलावरों को ऐसा सजा मिले जिससे इस देश में कोई भी इस तरीके का सरफिरा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति करने की सोचे ना। इसको बेरोजगार बताना, भटका हुआ युवा बताना, सरकार की नीतियों का विरोधी बताना, यह अपने आप में घृणित मानसिकता है, दूषित मानसिकता है। यह उसी तरीके का प्रयास है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में
भारतीय फौज पे पत्थर चलाने वाले लोगों के लिए किया जाता था, उन आतंकवादियों के लिए किया जाता था जो भारतीय सेना को मारते थे, उनके ऊपर पत्थर मारते थे। और जब सेना उनके ऊपर कार्रवाई करता था तो कहता था ऐसा भटका हुआ नौजवान है, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। इस सोच से इस देश को निकलना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे हमलावरों को, ऐसी मानसिकता का सभी को एक स्वर में विरोध करना चाहिए। किसी भी बेरोजगार युवा का कितना भी कोई लाचार क्यों ना होगा, वह इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाएगा जब तक उसका मानसिकता क्रिमिनलाइज नहीं हो, जब तक उसके दिल में अपराध करने का विचार नहीं हो, तब तक वह कभी भी इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएगा। बड़े से बड़े बेरोजगार और बड़े से बड़े गरीब लोग रहते हैं गांव में, अपने पड़ोसी तक को कुछ नहीं कहते हैं। देश की सांसद या राज्य का विधानसभा, ये तो बहुत दूर का चीज है। लेकिन यह उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया अलायंस नंगा हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। नरेंद्र मोदी भी बयान देगा, अमित शाह भी बयान देगा, लेकिन वो सही समय पे देगा और ऐसे समय पे देगा कि इन मोदी विरोधियों के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। यह जो सुरक्षा चूक हुआ है वो प्रथम बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी पुराने संसद भवन में कई एक बार इस तरीके का सुरक्षा चूक हो चुका है। सुरक्षा चूक तो ऐसा हुआ है कि संसद भवन परिसर में उसी दर्शक दीर्घा में लोग हथियार लेकर, बंदूक लेकर, कट्टे लेकर चले गए। लेकिन शायद उस समय अधीर रंजन चौधरी जैसा, संजय सिंह जैसा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा विपक्ष में नेता नहीं हुआ करता था। वो लोग समझता था कि देश का सिक्योरिटी क्या है, देश का सुरक्षा, देश का हित क्या है। कभी भी देश हित को, देश की सुरक्षा को ताक पर रख के उस समय के विपक्षी पार्टी या नेता राजनीति नहीं किया। गंभीर राजनीति थे, उस राजनीतिज्ञ थे, उस समय गंभीर नेता थे। इस तरीके का सड़क छाप उचक्का नहीं था कि संसद भवन में किसी भी मुद्दे पे ऐसे चीखते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हमारे देश का संसद भवन है या कोई उचक्कों का अड्डा है, नशेरियों का अड्डा है। ऐसा एक शोर होता है। आप संसद भवन की कार्रवाई को देखिए, आपको शर्म आएगा। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि ये उस देश का संसद है जिसके लिए कहा जाता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का यह हाल है कि सांसद ऐसे बर्ताव करते हैं भवन के अंदर, संसद भवन के अंदर, कि ऐसे लगता है ये सांसद भवन नहीं, उचक्कों का अड्डा है, नंगे लफेरियों का अड्डा है। जिस तरीके से शोर होता है उसमें किसी भी विषय पे कोई गंभीर चर्चा नहीं होता है इस समय संसद में। पिछले जब से तथाकथित हिडनबर्गिया रिपोर्ट आया है तब से इस देश का विपक्षी दलों ने, नेताओं ने यह मन बना लिया है कि संसद में किसी भी विषय पे सार्थक चर्चा नहीं होगा। शोर शराबा हो, हल्ला, गाली गलौज, बिल्कुल सड़क छाप उचक्कों की तरह व्यवहार है इस समय। यह दुर्भाग्य है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी आतंकवादी के पक्ष में खड़ा हो जाना, किसी देश से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा ना होने देना, यह घृणित राजनीति है। इस तरीके का राजनीति नहीं होना चाहिए। इसका संदेश देश में अच्छा नहीं जाता है। लोग अब इस डिजिटल भारत में हर एक चीज देखते हैं, समझते हैं कि कौन सांसद किस पार्टी का कैसा व्यवहार है। अब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।